की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष पर स्मृति अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। ऐसे में सीएम ने अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि दी। इस अभियान के तहत उनके जीवन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी 20 से 31 मई तक अभियान का आयोजन कर रही है। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और तब भी केदारनाथ धाम का निर्माण उन्होंने उस समय किया था। बद्रीनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का काम उन्होंने उस कालखंड में किया था। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए उन्होंने उस समय योगदान दिया था। जगन्नाथपुरी तक जाने के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। आप अनुमान कर सकते हैं जहां सद्बुद्धि है, जहां सदाचार है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास उसी रूप में है, यथा राजा तथा प्रजा। भारतीय संस्कृति सदैव से इस बात को मान्यता देती रही है। और उसका प्रभाव भी लोक जीवन में उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। देश वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं। ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो को कहां सम्मान दे पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से
सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का? आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हाईवे के रूप में, एयरवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, रेलवे नेटवर्क के रूप में, मेट्रो के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, रोपवे के रूप में, यानी अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे होंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है, और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। वे ससुराल जाती हैं, अपने आगे की शिक्षा जारी रखती हैं, ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपदाएं आती रहीं, चुनौती का सामना करती रहीं, उनका मुकाबला करती रहीं, लेकिन कभी चुनौती से प्लान नहीं की, चुनौती से भागी नहीं। याद करिए 1725 से 1795 तक कुल 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला, और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बृहत्तर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत में जोड़ने का काम आज से 250 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। आप याद करिए, औरंगजेब जैसे क्रूर और बर्बर शासन के समय में भारत के मंदिर जो तोड़े गए थे, उससे पहले बाबर के समय में भारत के अंदर भारत की आस्था के प्रतीकों को जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया था, राजे महाराजे बहुत रहे होंगे, लेकिन इन मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए, भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। वे मेरे शासन के हिस्से हो या ना हो, लेकिन मेरी आस्था भारत की आस्था है,
इस आस्था का सम्मान हर हाल में होना है और वह मालवा राज्य से बाहर आकर के केवल काशी में नहीं, केवल गया में नहीं, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, केवल पशुपतिनाथ और केदारनाथ में नहीं, महाकाल और सोमनाथ में ही नहीं, सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में समुद्र के तट पर जाकर के भी यह अभियान थमा नहीं। यह अभियान थमा नहीं, ये निरंतर जारी रहा। याद करिए, विदेशी हुकूमत कहीं हैदराबाद का निजाम है, कहीं जूनागढ़ का नवाब है, कहीं पर तमाम अन्य ऐसे विधर्मी समानांतर शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। देश प्रकारांतर में गुलाम है, लेकिन उस सब के बावजूद भारत की इस आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। एक और अपने स्वयं की कमाई की धनराशि का उपयोग भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए, दूसरी ओर राजसत्ता में सशक्तिकरण का, सम्मान का, सुरक्षा का और स्वावलंबन का क्या आदर्श प्रस्तुत हो सकता है। वहां के स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए जिन कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया, हमारे यहां जैसे वाराणसी की साड़ियां हैं, इसी प्रकार से मध्य भारत में आप जाएंगे, महसमती की साड़ियां विख्यात है। घाटों का निर्माण कैसे होना चाहिए, आज हमारे पास तकनीक है, लेकिन उन्होंने उस समय भी महसमती का जो घाट तैयार किए थे नर्मदा नदी के, आज भी आप जाके देखिए, 300 वर्षों के बाद वे घाट उसी रूप में लोक माता के उस विराट व्यक्तित्व की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। याद करिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आज भी लोगों को 10 बार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां तेज हवा और बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। 2 मंजिला मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसी के साथ एक की मौत की खबर सामने आई है। घर के बाहर सोया हुआ था परिवार। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के जगुआपुरवा गांव का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश और हवा के चलते, आंधी के चलते बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक की मौत हो चुकी है और इसी के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज हवा और बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। बारह बजे के करीब तूफान आया। वो हमारे मकान की छत गिरी, ऊपर वाला 2 मंजिल का बना हुआ था, वो उसका जो है वो छत गिर गई और गिरने के बाद में हम लोग नीचे लेटे हुए थे, तो हमारा एक लड़का भी ख़त्म हो गया और एक बकरी भी ख़त्म हो गई और दूसरे नाती को मतलब चोट भी लग गई। नहीं तो यहाँ नीचे जब ये दीवार गिरी है तो कितने लोग इस जगह पे लेटे हुए थे? ये करीब है 12-14 लोग लेटे हुए थे। तो उनमें से कितने लोग घायल हैं? उनमें से एक तो खत्म हो गया, 2 लोग घायल हैं। घटना का रात में बहुत चक्रवाती तूफान, बहुत तेजी से तूफान आया और तूफान आने में ऊपर से दीवार गिरी, दीवार से छत पे आई, छत पे रेलिंग टूट के यहाँ सब लोग पड़े थे परिवार के, तो उनके ऊपर आके गिरी और एक लोग एक्सपायर हो गए। उनका लड़का संतोष कुमार वर्मा का, और छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए और बकरी भी मर गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के 103 रेलवे स्टेशनों का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें एक सहारनपुर का भी रेलवे स्टेशन है। आपको बता दें कि इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए बेहतर वेटिंग एरिया, हाईटेक टिकट काउंटर जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशन जिनका सौंदर्यकरण भारत अमृत रेलवे स्टेशन सौंदर्यकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य भी पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर, मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है, देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन भी चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने उनको सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आ जाएगा। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन का आज वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही गोविंदपुरी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद, विधायक और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस स्टेशन को 25.5 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसी के साथ वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि गोविंदपुरी समेत देश के 103 स्टेशनों को विकसित किया गया है। साथ ही नए भारत को विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। संख्या में आए और इतनी भयंकर गर्मी के बीच 18 राज्य और केंद्र। कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बिलासपुर में केमरी मार्ग से लेकर रामलीला ग्राउंड तक मिशन तिरंगा यात्रा निकाली। ऐसे में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत अन्य सैकड़ों लोग शामिल हुए और सभी के हाथों में तिरंगे और जुबा पर देशभक्ति के नारे थे। वहीं तिरंगा यात्रा जहां से भी गुजर रही थी, वहां लोगों ने अपने घरों की छतों से फूलों की बौछार की और मिशन सिंदूर की कामयाबी की सराहना की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खां आज श्रावस्ती पहुंचे। ऐसे में मदरसों पर हो रही सीलिंग और ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए डीएम से मुलाकात की और कार्रवाई रोकने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को और उनके धार्मिक स्थानों को टारगेट बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई सेना ने लड़ी, लेकिन सेना की फोटो के बजाय प्रधानमंत्री अपनी फोटो लगवा रहे हैं। आज मैंने उनको एक ज्ञापन अपने तमाम समाजवादी पार्टी के और साथियों के साथ सौंपा है, जिसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पढ़ देना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। विषय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जनपद श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त करने या सील किए जाने के संबंध में महोदय, हम आपका ध्यान एक गंभीर संवैधानिक विषय की ओर आकृष्ट कराने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 तथा 2023 में जनहित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित अनेक मामलों में ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना विधिक प्रक्रिया पूर्व सूचना के नहीं की जा सकती है और न ही किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। परंतु अंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रावस्ती जनपद में हाल में दर्जनों मदरसों को बिना स्पष्ट नोटिस, कानूनी सुनवाई, वैध प्रक्रिया के या तो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है अथवा सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता तथा सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन है। वक्फ संपत्तियों संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वक्फ बिल कानून पारित होने के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक मदरसे, मस्जिद, मजार, खानकाह, कब्रस्तान आदि वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने लाने के लिए घोसी सांसद राजीव राय समेत भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल विदेश यात्रा के लिए रवाना हुआ। गुरुवार को घोसी सांसद राजीव राय अन्य प्रतिनिधियों के साथ मॉक्सो के लिए रवाना हुए। भारत सरकार की ओर से सांसद राजीव राय को विदेश यात्रा के लिए प्रतिनिधि मंडल में चुना जाना कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं विदेश रवाना होने से पहले घोसी सांसद राजीव राय ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल रूस, स्पेन, ग्रीस और लातविया जा रहा है। हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं। हम पहलगाम हमले से लेकर युद्ध विराम तक हर घटना के बारे में इन देशों को तथ्य बताएंगे। ग्रीस, स्पेन, लातविया और स्लोवेनिया में जा रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। देश सर्वोपरि है, इस भाव के साथ जा रहे हैं। देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी की तरफ से। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, तो मैं अपनी उन जिम्मेदारियों के एहसास के साथ इन देशों में जा रहा हूं प्रतिनिधिमंडल के साथ, कि उन देशों को ये बताया जाए कि इस समय देश दुनिया में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसको आतंकिस्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं। वहीं जो बगल का देश है वो दुनिया के तमाम संस्थाओं से कर्ज लेकर, सहायता लेकर, आर्थिक मदद लेकर आतंकियों को पालता और पोसता है। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, याद करना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था, कहाँ मारा गया था। तमाम जो डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो किस देश के हैं, इस दुनिया को एहसास कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो लोग इंडिया और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलते हैं वो ठीक नहीं है। हम पहलगाम से लेकर सीज फायर तक के सारे इवेंट्स को सबूतों के साथ उन देशों के सामने रखेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे और पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास करेंगे।